गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का पुनः स्वागत है। आज चर्चा करेंगे वित्तीय प्रबंध पेपर के अंतर्गत वित्तीय उत्तोलक के बारे में। फाइनेंशियल लीवरेज क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में लीवरेज क्या है और लीवरेज के दो प्रकार, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में बताया गया था। कल परिचालन उत्तोलक पे चर्चा हुई थी। आज वित्तीय उत्तोलक के बारे में चर्चा करेंगे। वित्तीय उत्तोलक या फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? एक संस्था वित्त पूर्ति हेतु पूंजी की लागत या प्रत्याय के दृष्टिकोण से दो प्रकार की पूंजी का प्रयोग कर सकती है। ऐसी पूंजी जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज या लाभांश चुकाना पड़ता है, जैसे अधिमानंश पूंजी, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण आदि। इनको लाभांश तभी दिया जाता है जब कंपनी लाभों की विद्यमानता की स्थिति में हो। दूसरा, इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश या ब्याज दिया जाता है। दूसरी पूंजी ऐसी पूंजी जिस पर निश्चित दर से ब्याज नहीं दिया जाता है। उसमें समतांश पूंजी व प्रतिधारित अर्जनें शामिल की जाती है। ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और लाभों की स्थिति में निश्चित दर वाले ब्याज या लाभांश का भुगतान करने के पश्चात इन अंशधारियों में उसका वितरण कर दिया जाता है। वित्तीय उत्तोलक किसी भी संस्था की गतिविधियों में प्रयुक्त ऋण तथा इक्विटी कोषों का मिश्रण है। ऋण से तात्पर्य डेट तथा इक्विटी कोषों के मिश्रण को बताता है। डेट के अंतर्गत एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है जो कि पूर्व में निर्धारित कर दिया जाता है। इक्विटी या समता के अंतर्गत ब्याज दर निश्चित नहीं होती है। लाभ होने की स्थिति में ही इनको लाभांश का वितरण किया जाता है। वित्तीय उत्तोलक की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। एक विद्वान जो हुए हैं उनकी परिभाषा को यहाँ पे बता देते हैं। वान हॉर्न के मतानुसार वित्तीय उत्तोलक में स्थायी लागत कोषों का प्रयोग साधारण अंशधारियों के प्रत्यय को बढ़ाने की आशा में किया जाता है। ये वान हॉर्न है जिन्होंने वित्तीय उत्तोलक की परिभाषा दी है। इसी प्रकार वित्तीय उत्तोलक उच्च या निम्न स्तर का हो सकता है। यदि संस्था में स्थायी लागत पूंजी परिवर्तनशील लागत पूंजी से अधिक है तो संस्था में उच्च स्तर का वित्तीय उत्तोलक होगा। स्थायी लागत वाली पूंजी में समतांश पूंजी और प्रतिधारित अर्जनें शामिल होती है। इसके विपरीत यदि परिवर्तनशील लागत पूंजी का अनुपात स्थायी लागत पूंजी से अधिक है तो निम्न स्तर का वित्तीय उत्तोलक होगा। इस प्रकार उत्तोलक को समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। यदि कंपनी की अर्जनें पर्याप्त नहीं है तो इस स्थिति में उसे परिवर्तनशील लागत पूंजी का प्रयोग अधिक करना चाहिए, अर्थात उसे निम्न उत्तोलक का प्रयोग अधिक करना चाहिए। अनुकूल एवं प्रतिकूल वित्तीय उत्तोलक किस प्रकार हो सकता है वो यहाँ चर्चा करेंगे। यदि संस्था में ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT की राशि
स्थायी पूंजी लागत से अधिक है तो प्राप्त वित्तीय उत्तोलन अनुकूल होगा तथा इसकी विपरीत परिस्थिति में प्रतिकूल होगा। जिस प्रकार स्थायी लागतों के विद्यमान न होने पर परिचालन उत्तोलन नहीं होता है, जैसा पूर्व में जब परिचालन उत्तोलन के बारे में चर्चा की थी तो उसमें बताया गया था कि कुछ लागतें ऐसी होती है जो व्यावसायिक संस्था को अवश्य वहन करनी पड़ती है, जिनका कि उत्पादन स्तर से कोई संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार यदि कंपनी स्थायी लागत पूंजी का प्रयोग नहीं करे तो वित्तीय उत्तोलन भी विद्यमान नहीं होगा। अर्थात स्थायी पूंजी लागत के विद्यमान न होने की स्थिति में वित्तीय उत्तोलन नहीं होगा। यहाँ पे वित्तीय उत्तोलन की गणना ये कॉम्पुटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में बताएंगे। आप यहाँ देखिए, वित्तीय उत्तोलन की गणना कॉम्पुटेशन ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की गणना कैसे की जा सकती है। उसमें एक सूत्र दिया गया है, EBIT अपॉन EBIT माइनस आई। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। फिर है EBIT अपॉन EBT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्थात EBIT में से आई इंटरेस्ट घटा देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स रहता है। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन PBT, इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है, ये दोनों सेम है। फिर है PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहो, दोनों एक ही बात है। ये जो फॉर्मूला है वित्तीय उत्तोलन का वो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब वित्तीय उत्तोलन के गणना के संबंध में पूंजी संरचना की निम्न स्थितियां जो है वो हो सकती है, जैसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। जब पूंजी संरचना में सामान्य अंश एवं ऋण पूंजी हो, अर्थात पूंजी संरचना में पूंजीकरण की राशि का निर्धारण किया जाता है कि किन किन स्रोतों से किस अनुपात में पूंजी प्राप्त की जाएगी। पहली स्थिति में जैसा बताया गया है, पूंजी संरचना में सामान्य अंश एवं ऋण पूंजी हो। दूसरी परिस्थिति में पूंजी संरचना में सामान्य अंश एवं पूर्वाधिकार अंश हो। तीसरी स्थिति में जब पूंजी संरचना में सामान्य अंश, पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पूंजी हो। उपर्युक्त प्रत्येक स्थिति में वित्तीय उत्तोलन की मात्रा की गणना विधियों को उदाहरण के माध्यम से आगे समझाया गया है, जो यहाँ पे अपन देखेंगे। आप देखिए, ये पहली स्थिति है जब पूंजी संरचना में सामान्य अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी हो। इसके अंतर्गत वित्तीय संरचना में सामान्य अंश एवं ऋण पूंजी होने पर वित्तीय उत्तोलन की मात्रा को ज्ञात करने हेतु उपयुक्त वर्णित किसी भी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आय की राशि समान रहते हुए यदि वित्तीय संरचना में परिवर्तन हो तो निम्न सूत्र से इसकी गणना करनी होगी। आप देखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBT इज इक्वल टू OP ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन EBT या PBT कह सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो सूत्र रूप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाया गया है।
एक कंपनी निम्न 3 वित्तीय योजनाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखती है। आप प्रत्येक स्थिति में वित्तीय उत्तोलक की गणना कीजिए। यहाँ आप देखिए XYZ 3 फाइनेंशियल प्लान दिए हुए हैं। इक्विटी कैपिटल X का 20,000 है, Y का 10,000 है और Z का 30,000 रुपये इक्विटी कैपिटल है, समता पूंजी है। उसके बाद में डेट या ऋण के रूप में X का 20,000, Y का 30,000 और Z का 10,000 दिया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिए गए हैं 4,000, 4,000, 4,000। तीनों का XYZ तीनों का समान है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेट्स इन ऑल केसेस, सभी परिस्थितियों में ऋण पर 10% का ब्याज चार्ज होगा। अब यहाँ पे अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट OP या EBIT, A का 4,000, B का 4,000, C का भी 4,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेस इंटरेस्ट 10% ऑन डेट। जैसे आपको इस उदाहरण में दिया गया है, X का डेट जो है वो 20,000 है, तो 20,000 का 10% 2,000 है, तो इसलिए 2,000 यहाँ पे लेस कर दिया है। फिर प्लान Y का जो है डेट वो 30,000 है, जिसका 10% 3,000 है प्लान में। उसके बाद प्लान Z का डेट 10,000 है, जिसका 10% 1,000 हो गया, जैसा यहाँ पे बताया गया है। ये 1,000 प्लान Z। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट निकालने के बाद में बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT या PBT भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे 2,000, 1,000 और 3,000 ये अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो OP अपॉन EBT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। आप यहाँ देखिए 4,000 अपॉन 2,000 इज इक्वल टू 2, 4,000 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4, 4,000 अपॉन 3,000 इज इक्वल टू 1.33। ये जो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला अप्लाई किया, अब इसका जो विश्लेषण है वो ये है कि उपयुक्त उदाहरण में वित्तीय योजना A में वित्तीय उत्तोलक की मात्रा 2 है, जो ये बताती है कि यदि EBIT में 1% का परिवर्तन होगा तो EBT में 2% का परिवर्तन होगा। माना कि उपयुक्त उदाहरण में A वित्तीय योजना में EBIT 4,000 से घटकर 2,000 रुपये रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में EBT केवल 0 रह जाएगा। अतः EBIT में परिवर्तन 4,000 से 2,000 50% परिवर्तन होने पर EBT में परिवर्तन 2,000 रुपये से 100% का है। इस परिस्थिति में वित्तीय उत्तोलक की मात्रा की गणना अग्र सूत्र से भी की जा सकती है। थैंक यू।